हेलो स्टूडेंट्स, बेटा क्लास 12th में हमने अब तक जो टॉपिक स्टडी किया था यूनिट 4th में इंटीग्रेटेड रेट लॉ के लिए हमने इक्वेशन निकाली थी, ठीक है। और आई थिंक वो इक्वेशन थी नेचुरल लॉग के टर्म में अगर लिखें तो लॉग नेचुरल ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस लॉग नेचुरल ऑफ ए नोट। इसके कर्व हमने पढ़ लिए थे, ठीक है ना। फिर इसके बाद इसको हमने और लॉग बेस 10 में कन्वर्ट किया तो आ गया लॉग ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस के बाई 2.303 इंटू टी प्लस लॉग ऑफ ए नोट, ठीक है। अच्छा, इसका हमने एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म पढ़ा था। इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म अगर हम बनाएं तो इसमें एक आया था बेटा कि लॉग नेचुरल ए बाई ए नोट इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस के टी। ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म था, ठीक है। और स्पेशली हमने एक दिक्कत तब आती है जब इनके ऊपर कर्व्स पूछे जाते हैं। इसका कर्व हमने बनाया था, ये कर्व के बारे में जरूर ध्यान देना। इस तरीके का कर्व आएगा, इसमें स्लोप आएगा माइनस के, स्लोप आ जाएगा माइनस के। यहां पे लॉग नेचुरल ए और यहां पे लेते हैं टी, ठीक है। इस इक्वेशन में आप लेंगे तो आ जाएगा इसकी इक्वेशन, इस इक्वेशन का कर्व बनेगा, यानी ये तो इक्वेशन नंबर 1 का है, ये इक्वेशन नंबर 2 का है, ठीक है। इधर हमने ले लॉग ऑफ ए, यहां पे हमने ले लिया टी। इसका जो कर्व बनेगा कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा। इसके लिए स्लोप की वैल्यू आएगी माइनस के बाई 2.303, ठीक है। अच्छा, इसका कर्व अगर देखें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अगर इसका कर्व बनाना है बेटा तो इसको हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू ए नोट e की पावर माइनस के टी। इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है ना, जो कि पैराबोलिक टर्म्स में आएगा, ठीक है। तो इसलिए इसका कर्व कैसे बन जाएगा? इस तरीके से, ठीक। इसी में एक छोटी सी और चेंज करें हम तो ये इसको हम लिख सकते हैं बेटा लॉग की प्रॉपर्टी लगा करके कि इसको हम लिखते हैं, इसको इधर ले आए, ठीक है, और इसको इधर ले आए बेटा। तो लिख सकते हैं के टी बाई 2.303 इज इक्वल टू के टी बाई 2.303 इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए नोट बाई ए, ठीक है। अब इसको देखो बेटा, इसको मैं ऐसे लिख लूं लॉग ऑफ ए नोट बाई ए इज इक्वल टू के बाई 2.303 टी प्लस 0। ये भी इक्वेशन किसकी बनेगी? स्ट्रेट लाइन की, ठीक है। इसमें भी कर्व पूछा जा सकता है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम जो आपकी आएगी वो ये आएगी, इसमें जो कर्व बनेगा उसमें m की वैल्यू क्या आ जाएगी? पॉजिटिव आएगी और इंटरसेप्ट 0 रहेगा। इस तरीके का कर्व बनेगा, ठीक है। यहां पे हम लेंगे t और इस एक्सिस पे ले लेंगे लॉग ऑफ ए नोट बाई ए, ठीक है। तो इतने टाइप के इसमें कर्व्स पूछे जा सकते हैं, एक नेचुरल लॉग के टर्म में, एक बेसिक डेसिमल लॉग के टर्म में, दूसरा एक्सपोनेंशियल टर्म में, और ये जहां पे इंटरसेप्ट 0 होता है इस टर्म में। ये सारे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कर्व्स प्लॉट किए गए हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। पहले तो ये ध्यान से देख लेना, इसमें कर्व्स जो है वो फिर से मैं बता देता हूं। ये जो कर्व है ये इस इक्वेशन का है,
ठीक है, और ये जो कर्व है ये इस इक्वेशन का है, ठीक है, और जो ये कर्व है ये इस इक्वेशन का है, ठीक, और जो ये कर्व बना हुआ है ये इस इक्वेशन का, ठीक है। तो 1 2 3 और ये 4 तरीके के जो है कर्व्स आपसे पूछे जा सकते हैं। और बाकी अब आगे हम बढ़ेंगे, अगला जो टॉपिक है वो है हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। हाफ लाइफ पीरियड निकालने के लिए, हाफ लाइफ किसे कहते हैं बेटा, हाफ लाइफ डेफिनेशन, हाफ लाइफ इज द टाइम in which 50% reaction get completed, ऐसा टाइम, उतना टाइम जितने में 50% रिएक्शन क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, हाफ लाइफ टाइम। अब यहां पे हाफ लाइफ टाइम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब जो टी है उसको हम किससे नोट करेंगे, टी हाफ से, और जो ए की वैल्यू है ए, ये किसके बराबर हो जाएगा, ए नोट बाई 2 के। तो जब हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ में इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ ए टी इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग ऑफ ए नोट बाई ए। ये इक्वेशन है इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर। अब यहां टी की जगह हम क्या पुट कर देंगे, टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग ऑफ, ऊपर तो एज इट इज ए नोट, और नीचे ए की जगह क्या पुट कर देंगे हम, ए नोट बाई 2। ये 2 कहां चला गया, ऊपर, और ए नोट से ए नोट कैंसिल हो जाएगा, तो टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग ऑफ 2 आ गया। और लॉग 2 की वैल्यू होती है बेटा 0.3010, तो टी हाफ इज इक्वल टू आ जाएगा 2.303 इंटू 0.3010 डिवाइडेड बाई के। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2.303 और 0.3010, जब इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके अंदर इनको मल्टीप्लाई करने पे आएगा 0.693, ठीक है, 0.693 डिवाइडेड बाई के। ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई के। यानी जो फर्स्ट ऑर्डर है इसमें जो हाफ लाइफ टाइम है, इट डू नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी हाफ लाइफ टाइम जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद इसके ऊपर और भी कई सारी चीजें आती हैं जो मैं अभी, छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। और जीरो ऑर्डर के लिए आपने क्या पढ़ा बेटा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन जहां पे हमने करवाई थी उसके लिए हाफ लाइफ करवाया था, तो उसके लिए टी हाफ था, और जीरो ऑर्डर इसके लिए हमने हाफ लाइफ टाइम करवाया था, टी हाफ इज इक्वल टू ए नोट बाई 2 इंटू के, ए नोट बाई 2 इंटू के, ठीक है। तो इन दोनों रिएक्शंस को जब हम एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर के लिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए की पावर 0 पे डिपेंड कर रहा है, सॉरी ए नोट की पावर 0 पे डिपेंड कर रहा है, और ये ए नोट की पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है।
तो इन दोनों के लिए जब हम इनको कंपेयर करेंगे बेटा, तो टी हाफ का एक जनरल फॉर्मूला आता है, जनरल फॉर्मूला फॉर टी हाफ, जनरल फॉर्मूला फॉर टी हाफ क्या आ जाएगा, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नोट पावर 1 माइनस एन, ए नोट पावर 1 माइनस एन, जहां पे एन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है बेटा। इसके अलावा अब इसमें एक क्वेश्चन ये पूछता है कई बार कि आफ्टर एन हाफ लाइफ, आफ्टर एन हाफ लाइफ कितनी अमाउंट जो रिएक्टेंट की है वो बचेगी। ठीक है, तो इसके लिए हम देखेंगे, इसको मिटा दे भाई। अच्छा, एक चीज और रह गया बेटा बीच में छोटा सा, जैसे हमने जीरो ऑर्डर के लिए निकाला था कि 100% रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, 100% रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो वैसे ही आप यहां भी निकाल सकते हैं। दोनों में कंडीशन वही है, वहां भी ए की वैल्यू आपने क्या रखी थी, 0, यहां भी ए की वैल्यू क्या रख देंगे, 0। जैसे इक्वेशन में क्या लिखे थे बेटा, इक्वेशन लिखी गई थी फॉर T 100%, T 100%, इसको जब हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, यानी T 100% का मतलब देखिए क्या होगा, T 100% मीन्स आपको ये पॉइंट फाइंड आउट करना है जहां रिएक्शन क्या होगी, कंप्लीट होगी। ठीक है, अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए जब हम इक्वेशन लिखते हैं तो क्या होता है, लॉग K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई T, 2.303 डिवाइडेड बाई T, और यहां आ जाता है बेटा लॉग ऑफ A नोट बाई A, लॉग ऑफ A नोट बाई A। ठीक है, हमें T 100% निकालना है। T 100% निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम इसको यहाँ पे A नोट बाई A, A की वैल्यू को हम क्या पुट कर दें, 0 मान लें। ठीक है, या इसको थोड़ा सा और एक्सचेंज करके अगर हम लिखें तो इसको लिख सकते हैं बेटा A नोट बाई A इज इक्वल टू e की पावर आ जाएगा K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई T। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं हम लॉग ऑफ A नोट माइनस लॉग ऑफ A। ठीक है, और लॉग ऑफ A, ठीक है, इस A की वैल्यू 0 है तो इसको हम लिख सकते हैं K इज इक्वल टू, या ऐसे लिखें T इज इक्वल टू 2.303 बाई K इंटू लॉग ऑफ A नोट। ठीक, चाहे आप इस फॉर्म में निकाल लीजिए, या कई बार अगर आप नेचुरल लॉग के टर्म में निकालना चाहते हैं तो नेचुरल लॉग के टर्म में इसको हम कैसे लिखते थे, इस इक्वेशन को हम लिखते थे लॉग नेचुरल ऑफ A इज इक्वल टू माइनस KT प्लस लॉग नेचुरल ऑफ A नोट। ठीक है, लॉग नेचुरल ऑफ A नोट, या अब इसकी जगह अगर वैल्यू 0 पुट करें तो हो जाएगा 0 इज इक्वल टू माइनस KT प्लस लॉग नेचुरल ऑफ A नोट, लॉग नेचुरल ऑफ A नोट। इस KT को इधर लेके आएंगे तो KT इज इक्वल टू आ जाएगा लॉग नेचुरल ऑफ A नोट, और जब T 100% निकालेंगे, ठीक है, तो T 100% निकालना है तो इसका मतलब अभी 0 माना मैंने इसको, तो इसको लिख सकते हैं K T 100। अब K को उधर ले जाएंगे तो आ जाएगा T 100% इज इक्वल टू लॉग नेचुरल ऑफ A नोट डिवाइडेड बाई K। ये जो पॉइंट है ये क्या आ गया, लॉग नेचुरल
ए नोट डिवाइडेड बाई के। ठीक है, ये वैल्यू आती है t 100% किसके लिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। मैं ये बता रहा था बेटा, अगला जो पॉइंट है वो है अमाउंट लेफ्ट आफ्टर एन हाफ लाइफ। अमाउंट लेफ्ट आफ्टर एन हाफ लाइफ, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर एन हाफ लाइफ। ठीक है, सबसे पहले इसको देखो, समझने के लिए क्या क्या समझना पड़ेगा आपको कि हाफ लाइफ वो टाइम पीरियड होता है जिसमें, हाफ लाइफ वो टाइम पीरियड होता है जिसमें कि आपको जो इनिशियल अमाउंट थी रिएक्टेंट की उसकी आधी बचेगी। ठीक है ना, तो हमें पता है बेटा आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ, आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू आएगी ए नोट डिवाइडेड बाई 2। ठीक है ना, ये फर्स्ट हाफ लाइफ है। आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ, ए सेकेंड क्या हो जाएगा, अब देखिए इस सेकेंड हाफ लाइफ के लिए ये वाली इनिशियल मानी जाएगी, तो आ जाएगा ए फर्स्ट डिवाइडेड बाई 2, या इसकी जगह हम लिख सकते हैं ए नोट डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, सेकेंड हाफ लाइफ। थर्ड हाफ लाइफ के लिए ऐसे निकालेंगे तो आ जाएगा ए नोट डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू 2। ऐसे अगर आप एन हाफ लाइफ के लिए निकालें तो ए एन आ जाएगा ए नोट डिवाइडेड बाई 2 की पावर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो ए नोट बाई 2 की पावर 3 थर्ड हाफ लाइफ के लिए, तो हो जाएगा एन इज इक्वल टू ए नोट डिवाइडेड बाई 2 की पावर एन। ठीक है, ये बेटा अमाउंट लेफ्ट आफ्टर एन हाफ लाइफ। ठीक है, इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक आता है कई बार, देखो बोर्ड में तो आता नहीं बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम से कई बार पूछता है, डिग्री ऑफ रिएक्शन निकालना, यानी जो रिएक्शन है वो कितने % तक होली। ठीक है, मान लीजिए कोई रिएक्शन है बेटा, ए से क्या बन रहा है प्रोडक्ट, और फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। ठीक है, या पहले जीरो ऑर्डर में लिखते हैं, तो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है बेटा, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन में मान लीजिए इनिशियल कंसंट्रेशन इसका क्या है ए नोट, और फाइनल कंसंट्रेशन क्या है ए। ठीक है, समझ में आ गया। या फिर ऐसे कहिए इन टी टाइम, ये ए नोट ये जीरो, हम कहते हैं इन टी टाइम एक्स कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ जो रिएक्टेंट का एक्स कंसंट्रेशन है, मान लीजिए वो रिएक्ट कर जाता है कितने टाइम में, टी टाइम। ठीक है ना, तो डिग्री ऑफ रिएक्शन जब आप निकालते हैं बेटा तो कैसे निकालते हैं, अमाउंट रिएक्टेड बाई टोटल अमाउंट। ठीक है, अमाउंट रिएक्टेड बाई टोटल अमाउंट। ठीक है, ठीक है, लेकिन अब यहां पे आपको क्या देखना बेटा कि जब आप इक्वेशन लिखते थे फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सॉरी जीरो ऑर्डर के लिए, तो आप क्या लिखते थे कि K इज इक्वल टू ए नोट माइनस ए डिवाइडेड बाई के, ए नोट माइनस ए डिवाइडेड बाई के। ठीक है, और जो ए है ए, ये किसके बराबर हो जाएगा, ए नोट माइनस एक्स के, किसके बराबर हो जाएगा, ए नोट माइनस एक्स के। ठीक है, तो अगर हम इस x की जगह, x की जगह क्या लिख दें, x इज इक्वल टू आ जाएगा ए नोट माइनस, इस इक्वेशन से लिखिए, यहां से निकालो, x इज इक्वल टू आ जाएगा ए नोट माइनस ए। अब इसको आप डिग्री ऑफ रिएक्शन पुट करने के लिए लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, डिग्री ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, डिग्री ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू ए नोट माइनस ए डिवाइडेड बाई ए। ये किसके लिए है,
दिस इज फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसके लिए है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ऐसे ही फर्स्ट ऑर्डर के लिए आप निकालेंगे तब भी आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। आप वहां पे फॉर्मूला यूज करेंगे ए नोट बाई ए इज इक्वल टू ऐसे ए बाई ए नोट इज इक्वल टू ई की पावर माइनस के टी, ठीक है। जो एक्स अमाउंट आती है, एक्स जो रिएक्ट करती है, ठीक है, उसको हम लिखेंगे एक्स बाई ए नोट, और यहां से ए नोट की वैल्यू उठा करके आप पुट कर देना, डिग्री ऑफ रिएक्शन आ जाएगी, ठीक है बेटा। तो इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें जो पूछा जाता है, जो कि बोर्ड एग्जाम में आता है, उसलिए मैं इसको और डिस्कस कर रहा हूं थोड़ा सा। इफ रिएक्शन इज गैसियस एंड टोटल प्रेशर इज गिवन, इफ रिएक्शन इज गैसियस, जैसे एक एग्जांपल है मुझे याद है एनसीईआरटी में, SO2Cl2 यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, नहीं फर्स्ट ऑर्डर गैस रिएक्शन, व्हेन टोटल प्रेशर इज गिवन, ठीक है। जैसे SO2Cl2 ब्रेक डाउन हुआ, क्या बना, SO2 प्लस Cl2। मान लीजिए इसका इनिशियल प्रेशर है बेटा Pi, ठीक है, और T टाइम में इसका P प्रेशर चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो फाइनल प्रेशर क्या आ जाएगा, फाइनल प्रेशर आ जाएगा Pi माइनस स्मॉल p। अच्छा, अब यहां से देखिए जितना प्रेशर इसका कम होगा उतना ही प्रेशर इसका घटेगा, सॉरी बनेगा, ठीक है। तो जब आप टोटल प्रेशर आपको दिया गया PT और PT आपको दिया गया, तो PT इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, P इनिशियल माइनस स्मॉल p प्लस स्मॉल p प्लस स्मॉल p, ये कैंसिल हो गया। PT इज इक्वल टू आ जाएगी बेटा Pi प्लस P, या यहां से अगर आप स्मॉल p की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा, PT माइनस Pi, PT माइनस Pi, ठीक है। अच्छा, अब जब आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिखते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या लिखते हो आप, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में लिखते हैं कि K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई T लॉग ऑफ A नोट बाई A। A नोट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब इनिशियल प्रेशर ऑफ SO2Cl2, इनिशियल प्रेशर ऑफ SO2Cl2। तो यहां पे ये ध्यान रखना कि जो A नोट है ये प्रोपोर्शनल होता है P इनिशियल के, किसके प्रोपोर्शनल होता है, P इनिशियल के, और जो A है ये प्रोपोर्शनल होता है किसके, ये प्रोपोर्शनल होता है बेटा Pi माइनस P के, यानी फाइनल कंसंट्रेशन या फाइनल प्रेशर, ठीक है। A क्या है, किसी T टाइम पे जो कंसंट्रेशन होता है वो, तो अब जो रिएक्शन की रेट निकालेंगे वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के आधार पर निकालेंगे। तो रिएक्टेंट का प्रेशर यहाँ कितना बचा है, Pi माइनस P। अब P की वैल्यू देखिए मैंने यहाँ क्या निकाली थी, PT माइनस Pi। इसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करता हूं तो आ जाएगा Pi माइनस PT माइनस P। ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये प्लस हो जाएगा, एंड इट बिकम इक्वल टू 2Pi माइनस PT। A पे इस तरीके से डिपेंडेंट है। अब इन दोनों की वैल्यू उठा करके अगर यहां पुट करें तो इक्वेशन क्या आ रही है, K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई T लॉग ऑफ Pi यानी इनिशियल प्रेशर डिवाइडेड बाई 2Pi माइनस टोटल प्रेशर, ठीक है। ये गैसियस इक्वेशन के लिए, इसके लिए गैसियस इक्वेशन के लिए अगर आपको टोटल प्रेशर गिवन है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे टर्म्स हैं जो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन के लिए आपकी बुक में दिए गए हैं। जैसे कहीं कहीं पे आपको प्रोडक्ट का प्रेशर दे दिया जाता है, ठीक है ना,
या प्रोडक्ट का वॉल्यूम गैसियस प्रोडक्ट है और उसका वॉल्यूम दे दिया गया, तो उसके आधार पे आपको डायरेक्ट रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ना दे करके सीधे किसी न किसी रिएक्टेंट, जैसे अब मुझे एक इक्वेशन याद है बेटा, 2N2O5 gives 4NO2 प्लस ऑक्सीजन गैस। ठीक है, यहां पे क्या दिया गया है, यहां पे आपको दिया गया है इनिशियल प्रेशर। मान लीजिए प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट इनिशियल टाइम तो 0 होगा क्योंकि प्रोडक्ट है। आफ्टर टी टाइम, आफ्टर टी टाइम, आफ्टर टी टाइम क्या आ जाएगा, मान लीजिए प्रेशर आ गया इसका PT। आफ्टर इंफिनिटी टाइम क्या आ गया, P इंफिनिटी। मतलब कुल मिलाकर के कुछ इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस सिर्फ क्या है कि जो अब इसी चीज को आप देखिए यहां पे पुट करते हैं इस इक्वेशन में, यहां पे पुट करेंगे आ जाएगा K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई T लॉग ऑफ डिवाइडेड बाई T लॉग ऑफ। अब A नोट का मतलब क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का मतलब ये होता है कि यहां पे क्योंकि प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन दिया गया है तो इनिशियल कंसंट्रेशन इसका आपको फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब कि टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जब बन जाए, जो ऑक्सीजन बन रही है, जितनी ऑक्सीजन इसमें बन सकती है, जब सारी बन जाए तो वो जो ऑक्सीजन की अमाउंट बनेगी वो किसकी अमाउंट होगी, इस N2O5 के इनिशियल अमाउंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो जहां पे हम A नोट लिखते हैं वहां पे फाइनल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लिख सकते हैं और फाइनल प्रेशर मतलब इनफाइनाइट टाइम के बाद जो प्रेशर है ऑक्सीजन का वो क्या है, P इंफिनिटी। ठीक है, इसके बाद T टाइम पे प्रेशर कितना दिया गया ऑक्सीजन का, PT। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना बेटा, जो ऑक्सीजन का प्रेशर है ये N2O5 के उस अमाउंट को बता रहा है जो ब्रेक डाउन हो चुकी है, क्योंकि ऑक्सीजन तब बनेगी जब N2O5 ब्रेक डाउन होगी। तो इस तरीके से जब हम रिमेनिंग अमाउंट काउंट करना चाहते हैं तो टोटल अमाउंट में से अमाउंट दैट गेट्स ब्रेक डाउन उसको हमें माइनस करना पड़ता है। तो यहां पे आ जाएगा P इंफिनिटी होगी टोटल अमाउंट माइनस प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट T टाइम। ठीक है, इस तरीके से इक्वेशन ऑब्टेन होती है। तो इस तरीके से बहुत सारी टाइप से आपको कई बार रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ना दे करके कुछ और फैक्टर उसमें दिए जाते हैं फर्स्ट ऑर्डर के केस में, उन फैक्टर्स के आधार पे भी आपको रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो वो आपके 4-5 एग्जाम्पल्स आपकी बुक में दिए गए बेटा, आप उन एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखना। और आज जो ये चीजें मैंने करवाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें खास करके हाफ लाइफ, ठीक है, अमाउंट लेफ्ट आफ्टर एंड हाफ लाइफ, ये तो बोर्ड के लिए है, और ये गैसियस रिएक्शन भी बोर्ड ऑफ के एग्जाम्पल में उसमें न्यूमेरिकल्स में आती है। बाकी जो ये है ये आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछी जाएंगी, बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा, तो इसलिए बच्चे ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बेटा, थैंक यू।